पास 366 है, 4 सीटें ज्यादा है। वो चाहे तो कोई भी कानून बना सकते हैं, बना सकते नहीं, बना रहे। फॉर एग्जाम्पल सेस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये किसानों की जमीनों को हड़पने का कानून है। 2003 में बीजेपी ने ड्राफ्ट तैयार किया, 2004 में अप्रैल महीने में लोकसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी चुनाव हार गई, कांग्रेस आई। कांग्रेस ने आने के बाद 2005 को जो बीजेपी ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन का ड्राफ्ट तैयार किया था, वही ड्राफ्ट उन्होंने पार्लियामेंट में रखा। कांग्रेस कहती हम बीजेपी के विरोध में, बीजेपी कहती हम कांग्रेस के विरोध में। ये कोई विरोध में नहीं है, ये चचेरे चचेरे और मौसेरे मौसेरे भाई भाई है। कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने अडवाणी और अटल बिहारी को कहा कि ये आपने ड्राफ्ट तैयार किया है, राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं है, आप हमको इसको पास करने के लिए मदद करिए। अडवाणी ने, अटल बिहारी ने सोनिया को कहा ये बहुत खराब कानून है, हम इसको पास नहीं करेंगे। सोनिया ने अडवाणी, अटल बिहारी को कहा अरे आपका तैयार किया हुआ है ना, आपकी जब सरकार थी। तो अडवाणी, अटल बिहारी ने कहा हाँ हमारी सरकार थी, हमारी सरकार के मकसद को पूरा करने के लिए हमने ये बनाया था, अब हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम इसको पास नहीं करेंगे। तो सोनिया ने कहा कोई तरीका तो होगा पास करवाने, कोई तरीका बताओ। अगर तुम ये समर्थन नहीं करना चाहते तो कोई तरीका बताओ। तुम्हें तरीका तो है, आप पार्लियामेंट में बिल रखो, हम पार्लियामेंट में हंगामा करेंगे ताकि खबर चली जानी चाहिए कि हम विरोध कर रहे हैं, और विरोध में हम बहिष्कार करेंगे और पार्लियामेंट के बाहर निकल जाएंगे। तुम पास की घोषणा कर देना, हम नगर तब हमारा विरोध भी रहेगा, तुम्हारा बिल भी कानून पास हो जाएगा। और समझ रहे ना बदमाशी, ब्राह्मणों की बदमाशी समझने के लिए दिमाग में बाबा साहब आंबेडकर कहा करते थे ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। ब्राह्मण्स हैव, दोबारा बता, ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। यानी ब्राह्मण के दिमाग में एक दिमाग नहीं होता है। जैसे प्याज की परत होती है, एक परत निकालो दूसरी होती है, दूसरी निकालो तीसरी होती है, तीसरी निकालो चौथी होती है, चौथी निकालो पांचवी होती है। पत्ता गोभी खाई हो नहीं ना, पत्ता गोभी नहीं खाया, पत्ता गोभी महिलाओं को मालूम होता है। एक पत्ता निकालो दूसरा होता है, दूसरा निकालो तीसरा होता है, चौथा निकालो पांचवा होता है, परत। तो एक ब्राह्मण्स हैव ए ब्रेन विद इन अ ब्रेन। इसका मतलब है ब्राह्मण के एक ही ब्रेन में ए लेयर पर वो कुछ और सोच रहा है, उसके दूसरे लेयर पर वो कुछ और सोच रहा है, तीसरे लेयर पर कुछ और सोच रहा है। हमको साला एक ही लेयर का समझ में नहीं आता, वो 3-3 लेयर में सोच रहा है। तो इस तरह से पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया, जमीनों को हड़पने का, किसानों की जमीनों को हड़पने का। और बाद में जब बंगाल में बहुत बड़ा हंगामा हो गया, टाटा को वहां जमीन छोड़ करके भाग जाना पड़ा गुजरात में, उसके बाद में ये सेज के मामले कानून को थोड़ा चेक लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके विरोध में कुछ ऑर्डर पास किए। उस समय एक कलाम जो है ये राष्ट्रपति थे, अब्दुल कलाम जो थे ये राष्ट्रपति थे। और जब ये बिल पास होके आया तो कलाम ने भी आंख लगाकर साइन कर दिया। और लोकसभा के जो सभापति है वो बैरिस्टर सोमनाथ चटर्जी, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब्दुल कलाम, ये चारों ने मिलकर के ये कानून जो है पास कर दिया। कलाम साहब के बारे में कहा जाता है कि ये विद्वान थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े विद्वान थे। अरे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े विद्वान थे, तो विद्वान की विद्वत्ता का जनहित में उपयोग होना चाहिए ना, है? अगर विद्वत्ता का जनहित में उपयोग नहीं होता है, उस विद्वत्ता को चाटे क्या, अचार डाले उसका, क्या करें उसके विद्वत्ता का? जो विद्वत्ता जनहित में कार्य ना करे उस विद्वत्ता को क्या करने का? तो अब्दुल कलाम ने साइन कर दिया, चाहते बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान में लिखा, क्या लिखा जानते हो?
संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति चाहे तो एक बार पास हुआ कानून पुनर्विचार करने के लिए संसद को भेज सकता है। तो राष्ट्रपति कह सकते थे कि ये बहुमूल्य विधेयक हैं और इस विधेयक पर नो डिस्कशन, नो डिबेट, नो आर्गुमेंट, किसी किस्म का कोई डिबेट नहीं हुआ, डिस्कशन नहीं हुआ, इसलिए डिबेट किया जाए, चर्चा किया जाए और फिर पास करके मेरे पास भेजा जाए। ऐसी संविधान में व्यवस्था है, लिखा हुआ है। एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। जो बाबा साहब आंबेडकर ने लिखकर रखा था उसका केवल उपयोग करना था। तो सारे देश भर के लोगों को मालूम हो जाता जब पुनर्विचार करने के लिए मामला वापस जाता। KR नारायणन ने एक बार ऐसे किया था तो सारे देश भर में बहस शुरू हो गई थी। KR नारायणन अनुसूचित जाति के राष्ट्रपति थे और भारत के राष्ट्रपतियों के इतिहास में पहला व्यक्ति था जिसने पुनर्विचार करने का प्रोविजन जो है संविधान में, उसका उपयोग करते हुए संसद को वापस भेज दिया। अब्दुल कलाम भी ऐसा कर सकते थे। लिखी हुई बात है, दिमाग चलाने की जरूरत नहीं थी, लिखा हुआ है संविधान में। तो इस तरह से उनके पास जो बहुमत है उस बहुमत का वो नाजायज तरीके से उपयोग कर सकते हैं, कर सकते नहीं, कर रहे हैं। ये उदाहरण के लिए मैंने आपको ये बात बताई। ये हो गया विधायिका पर उनका कब्जा हो गया। कार्यपालिका IAS, IPS, IRS, जब मंडल कमीशन घोषित हुआ था तो उस समय बताया गया था 3% OBC के लोग हैं और 70% ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोग हैं। अब कितने हैं? मैं शरद यादव जी के घर में गया था उस दिन, तो उन्होंने मुझे उन्होंने कागज दिया। मैंने कहा क्या है? तो उन्होंने कहा कि आंकड़े कार्मिक मंत्रालय के लिखा है कि प्रथम श्रेणी के जो ब्राह्मण और तत्सम अधिकारी हैं वो 79.2%। मंडल कमीशन लागू होने के बाद ये उस समय 71 थे, वो कम होने चाहिए थे, वो कम होने की वजह बढ़ गए 79.2% प्रथम श्रेणी के, और सेकंड क्लास के 79.5% और ज्यादा। 15 साल की सर्विस करने के बाद फिर वो प्रथम श्रेणी में चले जाते हैं। इसका मतलब है कार्यपालिका IAS, IPS, IRS ब्राह्मणों के नियंत्रण में, विधायिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, कार्यपालिका ब्राह्मणों के नियंत्रण में, न्यायपालिका 600 जज है, 18 जज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, 85% के 18 ब्राह्मण और तत्सम उच्च जाति के लोगों के 582 हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। चौथा है लोकतंत्र का चौथा पिलर है वो है मीडिया। मीडिया 4 प्रकार का है। ये आंकड़े यहां दिए हुए हैं, पता नहीं ये पुराना आंकड़ा हो सकता है, हमारे पास नया आंकड़ा है। तो इस तरह से ये जो मीडिया 4 प्रकार का है। एक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनका कब्जा है। प्रिंट मीडिया, जैसे आपके उत्तर प्रदेश में जागरण पहले नंबर का अखबार, ये नरेंद्र मोहन बनिया है, ये ब्राह्मण बनिया का मेल है। और दूसरा है अमर उजाला, ये भी उसी का है। हिंदुस्तान बिरला का, ये जो जनसत्ता गोयंका का, ये भी राजस्थानी मारवाड़ी। तो इसका मतलब ये प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके नियंत्रण में, प्रिंट मीडिया उनके नियंत्रण में। ट्रेडिशनल मीडिया मोरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरी महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एंड एनी अदर महाराज, एंड बचा कुचा महाराज, कितने लोगों के नाम लेगा? ये सारे जिनको आप संत कहते हो, ये जो नाम मैंने गिनाए ना, आप लोग इसको संत कहते हो, संत नहीं है, ये ब्राह्मणवाद के प्रचारक है। पूजिए विप्र गुण ज्ञानशील हीनान, पूजिए शूद्र गुण ज्ञानशील प्रवीणा। ये तुलसी रामायण जो है ये उसका पाठ करता है मुरारी बापू। उसमें लिखा है नालायक भी ब्राह्मण हो तो पूजा के योग्य है। अगर वो इसका प्रचार कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो ब्राह्मणवाद का प्रचारक है, वो संतवंत नहीं है। उदाहरण के वो डॉक्यूमेंट के आधार पर बोल रहा हूं।
और ट्रेडिशनल मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया के बाद में चौथा मीडिया है, चौथा जो मीडिया है वो है वोकल मीडिया। वोकल मीडिया के लिए जैसे मैं बोल रहा हूं, वोकल भाषा का ज्ञान जरूरी है। हम लोग मूल निवासी 4,500 बोली भाषा बोलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको शासन में मान्यता है। 4,500 बोली भाषा हम बोलते हैं, बोली भाषा को मान्यता नहीं। आप बुंदेलखंड में रहते हो, बुंदेलखंड की निश्चित रूप से कोई न कोई बोली भाषा होगी, मैं यकीन के साथ बोलता हूं। और बुंदेली है, तो ये जो बुंदेली है उसको शासन में मान्यता है। बुंदेली में बुंदेलखंड के लोगों को किताबें पढ़ाई जाती है, अभ्यासक्रम पढ़ाया जाता है, किताबें लिखी जाती है? बिल्कुल नहीं। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। 4,500 बोली भाषा हम भारत में बोलते हैं, हमारी बोली को मान्यता नहीं। जब मान्यता ही नहीं है तो हम जिस भाषा में बोलते हैं उसको जब मान्यता ही नहीं है तो वोकल मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है। मीडिया 4 प्रकार का है, चारों प्रकार के मीडिया पर उनका कब्जा है। लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया। ये 4 प्रकार का 4 पिलर है लोकतंत्र का। ये चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। यदि चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो इसका मतलब है ये लोकतंत्र नहीं, ये ब्राह्मण तंत्र हो गया। इसके बाद में मिलिट्री, मतलब मिलिट्री उनके नियंत्रण में, वाइस चांसलर उनके नियंत्रण में, गवर्नर उनके नियंत्रण में, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, मेडिकल साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सारा उनका नियंत्रण। और उसके आगे सिलेबस उनका। एंड एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जब 80% ब्राह्मण प्रथम श्रेणी के IAS अधिकारी है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी वही होगा, तो स्वाभाविक है। तो कोई आकाश से थोड़ी टपकेगा। यदि अभी अन्ना हजारे लोकपाल की मांग कर रहा है, मान लो हो गए, तो लोकपाल कैसे बनेगा? 11 ब्राह्मण इकट्ठा होंगे और 12वें ब्राह्मण को घोषित करेंगे ये सबसे ईमानदार है, इसको बनाएगा। होगा, क्योंकि उधर से ऊपर से तो टपकेगा नहीं, कहीं ना कहीं से लोकपाल तो लाना होगा, और फिर प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी होंगे उसी में से लाना होगा। अब प्रथम श्रेणी में अगर ब्राह्मण और तत्सम लोग हैं तो उनमें से ही आएगा। तो इस तरह से आज के तारीख में हमारे देश में सत्ता पर ब्राह्मणों का केवल नियंत्रण नहीं है, बल्कि अनियंत्रित सत्ता ब्राह्मणों के नियंत्रण में है। भ्रष्टाचार क्यों होता है जानते हो? भ्रष्टाचार क्यों होता है जानते हो? दुनिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं, वेस्टर्न कंट्री का थिंकर कहता है पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट। सत्ता भ्रष्ट होती है और अनियंत्रित सत्ता अनियंत्रित भ्रष्ट होती है। ब्राह्मणों के नियंत्रण में अनियंत्रित सत्ता है। यदि भारत में भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसका मूल कारण अनियंत्रित सत्ता है, ये उसका मूल कारण है। भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चल रहा है मगर कोई भी नहीं बोल रहा है कि भ्रष्टाचार हो क्यों रहा है। उसका कारण अनियंत्रित ब्राह्मणों की सत्ता है। वर्ल्ड बैंक ने अपने रिकॉर्ड में डिक्लेयर किया विदेशी बैंकों में जो काला धन है वो किसका है? पहला नंबर पॉलिटिशियन, प्रथम नंबर की पार्टी कांग्रेस, दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी, तीसरे नंबर की पार्टी कम्युनिस्ट, चौथे की भी ब्राह्मणों की, ये सारी ब्राह्मणों की पार्टियां है। वर्ल्ड बैंक कहती है पॉलिटिशियन लोगों का काला धन सबसे ज्यादा है। दूसरा नंबर ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS, IRS अधिकारियों का धन वही उन लोग है। तीसरा नंबर कारपोरेट घराने, जो इंडस्ट्रियल घराने हैं उद्योगपतियों के, उनका अनअकाउंटेड मनी। जो अनअकाउंटेड मनी होता है उसको ही काला धन बोलते हैं। जो अकाउंटेड होता है, जो गिना जाता है, उस पर तो टैक्स देना पड़ता है। जिस पर टैक्स देना पड़ता है और टैक्स देने के बाद बचा हुआ जो धन होता है वो व्हाइट होता है। जो अनअकाउंटेड मनी होता है वो ब्लैक होता है।
इसलिए उद्योगपतियों के पास जो अनअकाउंटेड मनी है वो काला धन है। चौथा है ट्रेडर, व्यापारी है हमारा कोई इसमें। ये जो काला धन हुआ वो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन जो भ्रष्टाचार के मुद्दों पर दुनिया में ध्यान रखती है, वो क्या, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत भ्रष्टाचारी देश नहीं है। क्या कहा? भारत भ्रष्टाचारी देश नहीं है, भारत सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देश है। भारत भ्रष्टाचारी देश में शामिल नहीं है, भारत सर्वाधिक भ्रष्टाचारी देशों में शामिल है। और अगर भारत में सर्वाधिक भ्रष्टाचार है तो उसका कारण है ब्राह्मणों की अनियंत्रित सत्ता। ये अनियंत्रण कितना अनियंत्रित है ये समझने के लिए एक उदाहरण आपको देता हूं। हमारे लोग भक्त रहते हैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। वहां पुरोहित, पंडा और ब्राह्मण होता है। वो लाइन में खड़े हुए जो हमारे भक्त लोग हैं उसके कान में लगता है, कान में 10 फीट के अंतर से अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हो 1001 रुपये लगे। 5 फीट के अंतर से अगर जल्दी दर्शन करना चाहते हो तो 1501 लगे। भगवान को डायरेक्ट हाथ लगाना चाहते हो 440 का करंट तेरे अंदर घुस जाएगा। एकदम भगवान का जो करंट है ना, शक्तिमान, वो करंट तेरे अंदर घुस जाएगा। भगवान को हाथ लगाना चाहता, हाथ लगाकर दर्शन करना चाहता, 2501 लगेगा। ये सौदेबाजी जो ब्राह्मण है भगवान के सामने ही कर रहा है। इधर भगवान को उसके सामने लाइन लगाकर भक्त है, उसके सामने ही कर रहा है। इसका मतलब है भगवान को, ब्राह्मण को भगवान का डर नहीं लगता, भगवान का डर नहीं लगता। तो ब्राह्मण को भगवान का डर क्यों नहीं लगता? आपको बताता हूं कारण क्यों नहीं लगता। ब्राह्मण कहते हैं कि ये जो मंदिर में मूर्ति रखी जाती है भगवान की, ये पत्थर की होती है, उसमें प्राण डालने का काम, प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ हम ब्राह्मण करते हैं और पत्थर के मूर्ति में प्राण डालने का काम हम ब्राह्मण करते हैं। प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ है, उस यज्ञ का नाम है प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ। ये पत्थर है, इस पत्थर में प्राण डालने का काम हम ब्राह्मण करते हैं प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ करके। इसका मतलब है, इससे सिद्ध होता है, ब्राह्मण ऐसा मानते हैं कि इस पत्थर को भगवान बनाने का और भगवान के नाम पर पैदा करने का काम हम ब्राह्मण लोग करते हैं। ब्राह्मण भगवान को पैदा करते हैं, भगवान भगवान नहीं होता है, ब्राह्मण भगवान को पैदा करता है। इसका मतलब है भगवान भगवान है तो ब्राह्मण भगवान का भाग है। ब्राह्मणों ने संस्कृत में लिखा, इस पृथ्वी के देवता, इस पृथ्वी पर देवताओं का नियंत्रण है। संस्कृत में लिखा हुआ है, संस्कृत का श्लोक मुझे याद नहीं है मगर उसका ट्रांसलेशन बताता हूं। इस पृथ्वी के ऊपर देवताओं का नियंत्रण है, देवताओं के ऊपर मंत्रों का नियंत्रण है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इस तरह से सारी पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए सारी पृथ्वी देव ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए ब्राह्मण जब दान लेता है, दक्षिणा लेता है, तो कहता है जो मेरा है वो मैं ही ले रहा हूं, वो किसी का थोड़ी ले रहा हूं, मेरा है मैं ही ले रहा हूं। अगर वो भ्रष्टाचार कर रहा है तो वो सोचता मेरा है मैं ही ले रहा हूं, मैं कहां भ्रष्टाचार कर रहा हूं, ये पृथ्वी में जितना भी है सारा मेरा का मेरा है, मैं ले रहा हूं, उपभोग कर रहा हूं, भ्रष्टाचार थोड़ी, मेरा है मैं ले रहा हूं। साथियों, ये जो इतना भयंकर चल रहा है ये सारा अनियंत्रित सत्ता का नतीजा है, परिणाम है। और इस अनियंत्रित सत्ता ने हमारे लोगों की गुलामी को और ज्यादा दृढ़ कर दिया और ज्यादा मजबूत कर दिया। इसलिए इस गुलामी को यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो गुलामी को समाप्त करने का मैं ऐसा मानता हूं एकमात्र उपाय है, वो है
जनार्दन। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पार्टी के द्वारा इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा करने के लिए मायावती मुख्यमंत्री बनी, कुछ नहीं हुआ। मुलायम मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं हुआ। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने आदिवासी, कुछ नहीं हुआ। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, कुछ नहीं हुआ। बल्कि इन लोगों को चुनाव में कांग्रेस का विरोध करते हैं, चुनाव जैसे ही खत्म हो जाते हैं मायावती मुलायम का विरोध करती है, मुलायम मायावती का विरोध करती है, और दोनों मिलकर दिल्ली में जाकर सोनिया को समर्थन देते हैं। है क्या रियलिटी? और अगर ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये जो बाइपोलर सिस्टम हो गया है, इसमें रूलिंग कांग्रेस ब्राह्मणों का, अपोजिशन बीजेपी ब्राह्मणों का, इसलिए काशीराम जी कहा करते थे एक साबनाथ है, एक नागनाथ है। मैं कहना चाहता हूं एक सीताराम है, एक राजाराम है। राजनीति में अगर कुछ करना चाहो तो क्या है? एक राजाराम है, एक सीताराम है। तो हमारे पास राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम, राजाराम सीताराम का भजन गाने के अलावा कोई विकल्प है नहीं है। आपको या तो कांग्रेस को वोट देना है या तो बीजेपी को देना है। अगर आप कांग्रेस और बीजेपी को नहीं देते हो तो चुनाव होने के बाद फिर देना होता है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी गुलामी की जो समस्या है उसका समाधान इस तरीके से होने वाला नहीं है। जब राजाराम आता है तो वही पॉलिसी, जब सीताराम आता है तो वही पॉलिसी। इसलिए हमारी इस तरीके से कोई समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। यदि हम अपनी गुलामी की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं तो हमारे पास एकमात्र उपाय है। तो उपाय यह है जन आंदोलन करना होगा। जन आंदोलन के अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं। इसलिए जन आंदोलन कैसे होगा? जन आंदोलन करने के लिए दुनिया वालों ने दो तरीके बताए, एक हथियारबंद आंदोलन, एक जन आंदोलन। ये दो तरीके हैं। तो दो तरीके में जो हथियारबंद आंदोलन है ये तो हम हिंसा में यकीन नहीं करते हैं, इसलिए हमारे पास एकमात्र विकल्प है जन आंदोलन। जन आंदोलन कैसे होगा? तो हमने प्लान बनाया कम से कम 26 राज्यों में, 550 जिलों में, 5000 तहसीलों में, 50,000 ब्लॉक में, 6 लाख गांवों में। यदि आप संगठन का जाल बनाते हो तो आपका आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन हो जाएगा। अगर एक गांव में 50 एवरेज लोगों को तैयार करो, 6 लाख इंटू 50 बराबर 3 करोड़, 100 करो 6 करोड़, 150 करो 9 करोड़, 200 करो 12 करोड़, 250 करो एवरेज 15 करोड़, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 15 करोड़ लोगों को यदि आप मोबिलाइज करते हो तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन जन आंदोलन हो जाएगा। यदि ये आंदोलन जन आंदोलन हो गया तो आप खुद मुख्तियार हो सकते हो, आजाद हो सकते हो। नेपाल के लोगों ने जन आंदोलन किया, वो राजाशाही से मुक्त हो गए। नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका में जन आंदोलन किया, वो अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो गए। हमारे लोगों ने गांधी को समर्थन दिया, इस वजह से गांधी का आंदोलन जन आंदोलन हो गया। और गांधी ने जन आंदोलन का उपयोग करके उनके लोगों को आजाद कर दिया। यदि हम दूसरों को समर्थन देकर दूसरों का आंदोलन जन आंदोलन बना सकते हैं, यदि हम दूसरों के आंदोलन को जन आंदोलन बना सकते हैं तो अपने आंदोलन को जन आंदोलन क्यों नहीं बना सकते? जब दूसरों का बना सकते तो अपना क्यों नहीं बना सकते? यकीनन बना सकते हैं। ऐसा करना होगा। यदि हमने ऐसा किया तो क्या होगा? आज भी हमारा भविष्य है, आज भी हमारा भविष्य है, मगर हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार किसके पास है? राजमाता सोनिया गांधी। आप लोगों को सोनिया गांधी मालूम होगी, मगर मैं राजमाता कह रहा हूं। सोनिया गांधी राजमाता कैसे होगी जानते हो? आपको बताता हूं। सोनिया ने मनमोहन को बनाया राजा, हो गई राजमाता। तो राजमाता सोनिया गांधी, राजकुमारी प्रियंका गांधी और महात्मा राहुल गांधी। राहुल गांधी के शरीर में आजकल महात्मा गांधी की आत्मा घुस गई है। जैसे गांधी जी अपने जीवन में नौटंकी करते थे,
वैसे ही राहुल गांधी भी नौटंकी करने लग गया और दलितों के घर में जाके सो रहा है। जिस दिन दलित के घर में खाना पकता है, राहुल उसी दिन उसके घर में चला जाता है। दलित भूखा रह के राहुल को खाना खिलाता है, दलित भूखा रहता है, राहुल को खिलाता है। दूसरे दिन अखबार में फ्रंट पेज पर खबर छपती है राहुल की, जो साला भूखा रहता है उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, जो भूखा रहकर रोटी खिलाता है उसकी कोई खबर नहीं छापता। इतिहास लिखने का भी बड़ा अजीब तरीका है। हनुमान ने सीता को बचाया, महान हो गया। नहीं समझ रहे? हनुमान ने बचाया सीता को, महान हो गया राम। अरे हनुमान ने बचाया तो बचाने वाला ना महान होता है। राम तो जाके झाड़ को पूछ रहा था कि मेरी सीता कहां है, सीता कहां है, सीता कहां है। बचाने का काम तो हनुमान ने किया। और हमारे हनुमान को वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने पूछ लगा दिया। अरे जैसे राम बोलते हैं वैसे हनुमान बोलते हैं, इसका मतलब हनुमान भी इंसान, राम भी इंसान, और इंसान को आप लोगों ने पूछ लगाया भाई। यहां अगर यदि आप ये कहते कि लंबी अगर पूछ हनुमान को लगाई तो थोड़ी राम को भी लगा देते, तो ये कहा जाता कि उस समय के इंसानों को पूछ हुआ करती थी, बराबरी की बात हो जाती। मगर हमारे हनुमान को आप लोगों ने पूछ लगाया और राम को पूछ नहीं लगाया और लिख कर रखा अभी भी, इसका मतलब है आप लोग लिख कर हमको जानवर घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही हो गया, लिख करके हमारे लोगों को आप घोषित कर रहे हो कि जानवर थे, जानवर की तरह इसका उपयोग करना चाहिए। इसलिए जानवर ने अगर कोई महान इतिहास निर्माण किया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। यानी हनुमान ने सीता को बचाया, महान हो गया राम। ये तो इतिहास लिखने की परंपरा हमारे देश में है। इसलिए साथियों मैं आपको बता रहा था, राजमाता सोनिया गांधी, महात्मा राहुल गांधी, राजकुमारी प्रियंका गांधी, भविष्य हमारा है और निर्णय करने का अधिकार इनका। भविष्य हमारा है और निर्णय करने का अधिकार इनका। यदि भविष्य हमारा हो और निर्णय करने का अधिकार किसी और का हो, और इसी को गुलामी कहते हैं। भविष्य हमारा हो, निर्णय करने का अधिकार किसी और का हो, अरे यही गुलामी है, गुलामी और कुछ नहीं है। हमारे लोगों को तो गुलामी क्या है यही समझ में नहीं आता, गुलामी क्या है। भविष्य हमारा हो, लोकतंत्र भी हो, भविष्य भी हो, और भविष्य में लोगों को अपने भविष्य का फैसला लेने का अधिकार ना हो, और भविष्य हमारा हो और किसी और को निर्णय करने का अधिकार हो, अरे यही गुलामी है। इसके अलावा कोई गुलामी नहीं होती है। इसलिए साथियों, इस गुलामी को खत्म करने के लिए जन आंदोलन करना होगा। यदि हम जन आंदोलन करते हैं तो हम खुद मुख्तियार हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे, और अगर हम आजाद हो गए तो आजादी में भी हमारा भविष्य होगा। आजादी में हमारे भविष्य का क्या होगा? आजादी भी हमारी, भविष्य भी हमारा, और इसलिए हमारे आजादी में हमारे भविष्य का फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। आजादी भी हमारी, फैसला लेने का अधिकार भी हमारा। जब भी ऐसे होगा तब ही हमारा